हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 जो है बायो में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। मैं समता शुक्ला आपकी बायो में हेल्प कर रही हूँ। तो चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 5 जो था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता के सिद्धांत, इसमें परीक्षा से उपयोगी कुछ प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। पिछली कुछ कक्षाओं में मैंने कुछ प्रश्न कराए थे। ये जब प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये आपका प्रश्न 2015 में पूछा गया है। 4 ऑप्शंस हैं, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस, ग्रेगर जॉन मेंडल और एरिक वॉन सर्मिक। आप चारों वैज्ञानिकों के नाम लिख सकते हैं, ना चाहें तो ना लिखें, केवल सही ऑप्शन जो है, सही उत्तर जो है उसको आप लिख सकते हैं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं बच्चों, वो क्यों कराए जाते हैं? ताकि आपका लेवल पता किया जा सके, आप खुद से अपना लेवल पता कर सकें कि आपका जो चैप्टर है वो किस हद तक कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न संख्या 2 है, बहुत थोड़ा सा तेजी से करेंगे, रिवाइज करेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। वंशागति ब्रैकेट में आनुवंशिक इकाई है। गुणसूत्र, जीन प्रारूप, गोल्जी काय और जीन। इसका सही उत्तर क्या है? जीन जो है वो वंशागति की आनुवंशिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है? एक गुण प्रसंकरण का मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में कौन सी पीढ़ी हमेशा हेटेरोजाइगस होती है, यानी कि जो जीन्स का कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है? विषम युग्मजी, मतलब एक प्योर टॉल वाला होगा, एक प्योर ड्वार्फ वाला होगा, इस तरीके से। तो ये जो पीढ़ी थी वो है प्रथम संतानीय पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन जिसमें क्या है? जिसमें प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, ये दोनों जो प्लांट्स को क्रॉस कराया जाता है, तो टॉल का एक क्रोमोसोम और ड्वार्फ का एक क्रोमोसोम होता है। लेकिन टॉल क्योंकि डोमिनेंट है, प्रभावी लक्षण है, इसलिए वो रेसेसिव ड्वार्फ को अप्रभावी ही रहने देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता और सारे के सारे पौधे जो है उसमें लक्षण के रूप में टॉल प्लांट्स दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जीनोटिपिकली वो कैसे होते हैं? विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक विषम युग्मजी लंबे पौधे का एक समयुग्मजी बौने पौधे के साथ क्रॉस कराया जाए तो बौने पौधों का प्रतिशत होगा कितना? 50%, 25%, 75% और 100%। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 50%, है ना। ये आपको खुद से पुनेट स्क्वायर बना के सॉल्व करना है। आप इसको, मैंने आपको पुनेट स्क्वायर पे किस तरीके से परसेंटेज, किस तरीके से रेशियो निकाला जाता है वो सिखा चुकी हूँ। तो आपको इसमें पुनेट स्क्वायर लगा करके सीखना है। एक विषम युग्मजी लंबे पौधे का, यानी कि इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और समयुग्मजी बौने पौधे, समयुग्मजी बौने पौधे का मतलब स्मॉल टी कैसे कॉम्बिनेशन कराना है? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराना है किसके साथ? कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कराना है स्मॉल टी के साथ। इसके साथ कराना है स्मॉल टी के साथ। अब बौने पौधों का क्या प्रतिशत होगा ये आपको निकालना है। तो ये यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपको स्वयं से ये चीज करनी है। आंसर कितना आएगा ये मैंने आपको बता दिया कि 50% बौने पौधे होंगे। प्रश्न संख्या 5 है, गुलाबी फूल वाले गुलाबांश में स्वनिषेचन से प्राप्त प्ररूपी अनुपात होगा।
2018 में पूछा गया है 1:2:1, ख है 3:1, ग है 1:1:1:1 और घ है 2:1। उत्तर में क्या लिखना है? 1:2:1, ये जो है ये उत्तर है। प्रथम संतानीय पीढ़ी की संतान का दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया गया प्रसंकरण है। प्रथम संतानीय पीढ़ी की संतान का दोनों जनक में से किसी एक के साथ किया गया प्रसंकरण है। जांच प्रसंकरण, टेस्ट क्रॉस, संकरे पूर्वज प्रसंकरण, बैक क्रॉस, अन्योन्यता प्रसंकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस और एक गुण प्रसंकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसका आंसर क्या है? संकरे पूर्वज प्रसंकरण यानी कि बैक क्रॉस, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साथ साथ आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ उसमें काफी टाइम मिल रहा है आपको, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आपको क्वेश्चन साथ साथ नोट करना है। नोट करने के लिए अलग से टाइम नहीं दूंगी आज के सेशन में। प्रश्न संख्या 7 क्या है? एंटीबॉडीज हैं। क में है लिपिड, ख में है खनिज, ग में है प्रोटीन्स और घ में है शर्करा। तो एंटीबॉडीज किस चीज के बनते हैं ये आपको सोचना है और उसके बाद आंसर लगाना है। आंसर क्या है? प्रोटीन्स। आप चाहें तो आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन तैयार करना है। आप चाहें तो एंटीबॉडीज प्रोटीन्स हैं, केवल इतना लिख सकते हैं याद करने के लिए, या आप एंटीबॉडीज हैं चारों ऑप्शंस देके और सही आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि जो एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस भी प्रोटीन के होते हैं, लक्षण जो शो होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं, वो भी प्रोटीन्स के ही कारण होते हैं, और एंटीबॉडीज भी जो बनती हैं वो प्रोटीन्स ही होते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न आया आपके सामने, प्रश्न संख्या 8, जो पूछ रहा है निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्विक दाता कहलाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ऐसे ब्लड ग्रुप की बात पूछी जा रही है कि जो ब्लड ग्रुप हर किसी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को जिसका खून चढ़ाया जा सकता है। सामान्य भाषा में हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, जिसका खून किसी भी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ सकता है, वो कौन सा है? ए, ओ, बी और ए बी। तो इसमें से ओ ऑप्शन जो है, ओ ब्लड ग्रुप जो है वो है यूनिवर्सल डोनर। ये किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना खून दे सकता है, लेकिन यहीं पर प्रश्न 7 में ही आप ध्यान करेंगे कि ओ सबको ब्लड दे सकता है, लेकिन ओ किसी से भी ब्लड ले नहीं सकता। ओ केवल ओ वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का ही ब्लड रिसीव कर सकता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, वो लेने के लिए उसको सेम ब्लड ग्रुप चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री ए बी रुधिर वर्ग वाले पुरुष से शादी करती है, उनके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है? 2 बार पूछा गया है ये प्रश्न, और इसका कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का क्लियर होना चाहिए। आंसर में आपका का ऑप्शन में दिया गया है ए रुधिर वर्ग, ख में दिया गया है बी रुधिर वर्ग, ए या बी रुधिर वर्ग और ए बी रुधिर वर्ग। अब ये क्वेश्चन जिन बच्चों ने तैयार नहीं किया है वो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है रुधिर वर्ग ओ ब्लड ग्रुप वाली स्त्री ए बी ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से शादी करती है, तो लड़के का ब्लड ग्रुप क्या होगा? अब आप ये सोचेंगे कि ए बी हो सकता है या ओ भी हो सकता है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओ जो ब्लड ग्रुप है वो रेसेसिव, उसका जो क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन था वो रेसेसिव है। तब जो दोनों के दोनों अगर ओ ब्लड ग्रुप वाले होते तो ही जो बच्चा है वो ओ ब्लड ग्रुप वाला होगा। अगर ओ और ए बी का क्रॉस हो रहा है तो ब्लड ग्रुप ओ वाला बच्चा नहीं हो सकता है, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों कैसे हैं? डोमिनेंट हैं, और ओ उसके सामने क्या हो जा रहा है? अप्रभावी। इसलिए उत्तर में जो ओ और ए बी के क्रॉस के बाद जो पुत्र होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या पॉसिबिलिटी है? ए हो सकता है या बी हो सकता है। और ए बी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब ये क्रोमोसोम्स में टूटेगा तो ए अलग जाएगा, बी अलग जाएगा, है ना?
तो कॉम्बिनेशन केवल ये बन सकता है कि I और I, ये है माँ का ब्लड ग्रुप, I और I। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? I A और I B। तो आप देखिए इसमें जिस तरीके से भी कॉम्बिनेशन करेंगे, I और IA का कॉम्बिनेशन होगा या IB का कॉम्बिनेशन होगा। दोनों ही परिस्थितियों में क्या होगा? A डोमिनेंट करेगा, अगर B आता है तो B डोमिनेंट करेगा। एक साथ AB आएंगे ही नहीं, तो AB ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं है। केवल B ब्लड ग्रुप भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज दोनों हैं। केवल A भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ग है वो सही उत्तर है। A हो सकता है या B हो सकता है, मतलब इन दोनों के ब्लड ग्रुप्स के होने की संभावना है। तो ग में A या B रुधिर वर्ग लिखेंगे। और मैंने आपको कई बार समझाया है कि इसको चेक करने के लिए आपको चेकर बोर्ड यूज करना आना चाहिए, आपको पुनेट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, और उसके कॉम्बिनेशन से आप किसी भी टाइम, किसी भी समय जीनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का पता कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो कुछ सेशंस हैं, इन सेशंस के बाद चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद जब चैप्टर नंबर 6 शुरू हो जाएगा तो चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चंस लेना मुश्किल होगा, क्योंकि दूसरे चैप्टर के क्वेश्चंस नए सेशन में ही लिए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? रुधिर वर्ग A वाले लड़के को निम्न में से किस रुधिर वर्ग का रक्त आदान किया जा सकता है? मतलब A ब्लड ग्रुप अगर किसी लड़के का है और उसको चोट लगती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो उसको किस किस ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाया जा सकता है? तो पहले तो सेम ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाया जा सकता है, यानी कि A का। और दूसरा O, चूंकि यूनिवर्सल डोनर है, ये हर किसी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, इसलिए A और O इन दोनों ब्लड ग्रुप्स का रुधिर आदान किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बच्चों, प्रश्न संख्या 11 क्या कहती है? संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इसका उत्तर भी बिल्कुल सिंपल है, 50%, है ना। आधा माँ से प्राप्त होता है, आधा पिता से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 12 क्या कहती है? मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? मंगोली जड़ता, जिसे मंगोलियन बेवकूफी, मंगोलियन ईडियासी या डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। 2014 में, 2016 में दोनों बार पूछा गया है। इसमें क्या कारण होता है? 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रिता होती है, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो एक एक्स्ट्रा होगा और पेयर में भी नहीं होगा, यानी 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, लेकिन वो भी पेयर में नहीं होगा, यानी कि वहां पे कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? नॉर्मली कितने होते हैं? 46, लेकिन 21st पेयर पे क्या होगा? ये हो जाएंगे 47, 48 नहीं होंगे, पेयर कंप्लीट नहीं होगा। 21st पेयर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर क्या है? 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता प्रभावित करती है मंगोलियन ईडियासी नाम के बीमारी को, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। इसके लक्षणों के बारे में आप सभी को पता है कि मुंह हमेशा खुला रहता है, खांच रहती है जीभ में, ग्रोथ सही तरीके से, डेवलपमेंट जो है नहीं होता है, और उसमें क्या होता है? नॉर्मली जो है कितने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं, जिसमें 21st पेयर पे 23वीं जोड़ी के बजाय 21वीं जोड़ी पर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है,
वही कारण है इस बीमारी का। टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसे देखिए, इसका ऑप्शन है A, X और O। ये आपको रिवाइज करना होगा, रिपीट करना होगा, और इसके लिए मैं आपको इस चैप्टर के लिए अगले कुछ सेशंस में मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना के दिखाऊंगी, जिससे आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंसोलिडेटेड रूप में कैसे आपको लर्न रहे, कैसे याद रहे, ये आप सीखेंगे उसमें। उसके लिए थोड़ा सा मुझे एक ही पेज में मुझे बना के दिखाना होगा आपको। तो पहले आप क्वेश्चन आंसर क्लियर करें सभी बच्चे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यदि पूछा जाता है तो हद से हद आपको 2 लाइनें लिखनी है, या बहुत अगर अच्छी तरह से आपको एक्सप्रेस करना है तो 3-4 लाइनों से ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि 4 लाइनों से ज्यादा लिखने के लिए आपका प्रश्न लघु उत्तरीय होना चाहिए। अति लघु उत्तरीय में एक ही नंबर का क्वेश्चन होता है। 2017 में पूछा गया है, वंशागति या आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर वही बच्चा लिख पाएगा जिसने ध्यान से चैप्टर को पढ़ा हुआ है, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा है उसको वंशागति, आनुवांशिकता और आनुवांशिकी तीनों शब्द बिल्कुल एक नजर आएंगे। तीनों में क्या अंतर है ये आप अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप लिख नहीं सकते। तो इसका प्रश्न और प्रश्न के साथ इसका उत्तर दोनों आपको नोट करना है। आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं, यानी कि जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से प्रोजेनी में पहुंचते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहते हैं। और आनुवांशिकी क्या है? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। यानी कि स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेंस इज कॉल्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज जेनेटिक्स, है ना। तो इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स ये 2 वर्ड्स हैं। प्रश्न संख्या 2 है इसमें, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए, है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे मेंडल ने, एक ही मात्रा लगेगी म पे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया, यानी कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का चूज किया उन्होंने। उसमें से केवल 4 आपको लिखने हैं। तो हमने 4 चूज कर लिया। पुष्प का रंग, फ्लावर कलर देख लिया, वॉयलेट थे या वाइट थे। बीज का रंग देखा, हरा था या पीला था। पौधे की लंबाई देखी, लंबा था या बौना था। बीज का आकार देखा, गोल था एवं झुर्रीदार बीज था। प्रश्न संख्या 3 है, संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस तथा परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस में अंतर बताइए। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में अंतर बताना है। अब देखिए कि कितने 4 सालों में पूछा गया है, 14 में भी, 15 में भी, 17 में भी, 18 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके रिपीटेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर लिखेंगे, जब किसी संकर को किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, जबकि प्रथम पीढ़ी F1 एवं समयुग्म की होमोजाइगस अप्रभावी लक्षण रेसेसिव कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब किसी भी क्रॉस को उसकी पेरेंट से क्रॉस कराया जाता है, किसी भी प्रोजेनी का उसकी पिछली पीढ़ी से, पेरेंटल जनरेशन से क्रॉस कराया जाता है, तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। नाम से ही आपको समझना है और याद भी करना है। और टेस्ट क्रॉस का मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन जो है प्रोजेनी का होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर वाले से क्रॉस कराया जाए तो क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। 2014 में अलग तरीके से पूछा गया, 2010 में अलग तरीके से पूछा गया।
सर्वग्राही तथा सर्वदायी रक्त समूह कौन से हैं, इनके नाम लिखिए। और 2010 में केवल ये पूछा गया कि इस रुधिर वर्ग का मनुष्य सर्वग्राही होता है, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप का मनुष्य सर्वग्राही होता है तथा ओ ब्लड ग्रुप को मनुष्य सर्वदायी यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी क्यों सर्वग्राही होता है? क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति जो है वो ए ब्लड ग्रुप का भी ब्लड रिसीव कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले का भी ब्लड रिसीव कर सकता है, वो ए बी ब्लड ग्रुप वाले का जो कि उसके साथ सेम है वो उसका तो रिसीव कर ही सकता है, और ओ जो कि यूनिवर्सल डोनर है उसका भी रिसीव कर सकता है। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो गया? ए बी। प्रश्न संख्या 5 है बच्चों, रुधिर वर्ग ओ वाला एक पुरुष रुधिर वर्ग ए बी वाली एक स्त्री से शादी करता है तो उनकी संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। यदि पुरुष व स्त्री के रुधिर वर्ग क्रमशः ओ और ए बी हैं तो इनकी संतानों में केवल ए अथवा बी ब्लड ग्रुप की संभावना होती है। प्रश्न को समझने के लिए आपको पुनेट स्क्वायर का यूज करना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाले का कॉम्बिनेशन ए बी वाले से कराया जाता है, तो किस तरह से एक तरफ आप फादर के क्रोमोसोम्स और एक तरफ मदर के क्रोमोसोम्स को लिखेंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और जीनोटाइप सेट करेंगे और उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि रुधिर वर्ग ए वाला बच्चा 50% संभावना है हो जाएगा और रुधिर वर्ग बी वाला बच्चा भी संभावना है कि 50% होंगे। लेकिन चूंकि ओ के साथ ओ का कॉम्बिनेशन ही ओ को एक्सप्रेस कर सकता है, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप का बेबी नहीं होगा ऐसे केस में। यहाँ पे ए और ओ का कॉम्बिनेशन है तो ए इज डोमिनेंट हेयर और इसलिए ओ रेसेसिव है, ओ को शो नहीं होने दिया, ए ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए का बच्चा होगा, यहाँ पे भी ए ने ही अपने आप को एक्सप्रेस किया क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ओ ने एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाया। यहाँ पे बी ने अपने आप को एक्सप्रेस किया और ओ रेसेसिव रहा, नीचे में भी बी ने एक्सप्रेस किया अपने आप को और ओ रेसेसिव रहा। तो 50% संभावना है कि ए ब्लड ग्रुप का बेबी होगा और 50% संभावना है कि बी ब्लड ग्रुप का बेबी होगा। जब आप पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो पुनेट स्क्वायर के बाद जैसे हम क्या था, मेंडल ने क्या किया था, मेंडल के प्रयोगों में आपको पहले ही बताया गया था कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी जीव विज्ञान के प्रयोग के लिए सांख्यिकी का और मैथमेटिक्स का यूज किया गया, जो कि किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था और इसको उस समय पे एक्सेप्ट नहीं किया गया था बहुत लंबे टाइम तक। मतलब ये सोच लो कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने बच्चों जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि कब दी गई? मरने के बाद। उनके जो प्रयोग थे ये कब सामने आए, इसको कब वैज्ञानिकों ने माना? उनके मरने के बाद। तब तक वो थे ही नहीं। जब जब ये चीजें साबित हुई कि हाँ जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो वो तरीका था उनका वो बहुत अच्छा था, ये साबित होते होते उनकी डेथ हो चुकी थी। तो मतलब बहुत लंबे समय तक उन्होंने प्रयोग किया और उनका योगदान जो है जेनेटिक्स की फील्ड में कभी भूला नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि उन्होंने जो हमें पुनेट स्क्वायर स्थापित करने के लिए बताया, जो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स यूज करना, वो अभी तक सेम वही तरीके से चल रहा है। जहाँ पे आपको किसी भी क्रॉस का जीनोटाइप पता करना है तो इजीली आप उसको पता कर सकते हैं, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का पता करना हो, चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस का पता करना हो। तो इसको आपको कैसे पुनेट स्क्वायर स्थापित करना है ये आपको एकदम प्रैक्टिस से आएगा। आप अपने आप कॉम्बिनेशन दीजिए, जहाँ पे जैसे ये लिखा मैंने कि एक पुरुष और स्त्री के रुधिर वर्ग O और A B हैं। आप यहाँ पे खुद से स्त्री का रुधिर वर्ग खुद से डिसाइड कर लीजिए और पुरुष का, और अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के पुनेट स्क्वायर बनाइए और जीनोटाइप सबका अलग अलग पता करिए, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक सम मैन परफेक्ट। और ये मैथ्स में सबसे ज्यादा लागू होता है
और चूंकि ये जो जेनेटिक्स के ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो तरीके हैं जीनोटाइप पता करने वाले, इसमें मैथमेटिक्स का फुल यूज हुआ है, तो आप इसको आपको सीखना होगा, क्योंकि आप इसको याद करके बहुत ज्यादा है तो 15 दिन याद रहेगा, 1 महीने से ज्यादा याद नहीं रहता। अगर आप इसको बनाना सीख लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे नेक्स्ट। विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? कोई 2 प्रकार की विभिन्नताएं बताइए। 2015 और 2018 में पूछा गया है। उत्तर क्या है? एक ही माता पिता के विभिन्न संतानों में अंतर पाए जाते हैं और इस प्रकार जीवधारियों के बीच में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? हम वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन 2 प्रकार का हो सकता है। पहला दैहिक विभिन्नताएं, यानी कि फिनोटिपिकली चेंज होगा, दिखने में अलग होगा, और जेनेटिक विभिन्नताएं का मतलब जीनोटिपिकली चेंज होगा, यानी कि जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट होगा। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वेरिएशन या विभिन्नताएं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 2015 में फिर से पूछा गया है, आनुवंशिक रोग क्या हैं और मनुष्य में इस रोग के 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, वे रोग जो किसी संतान को अपने माता पिता से आनुवंशिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं, मतलब जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। जानबूझकर कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन आनुवंशिक रोग जो हैं इनको कंट्रोल करने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। अगर माता पिता में कोई रोग है जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, मान लीजिए माता पिता में कोई रोग है जो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चे में कोई रोग ऐसा एक्सप्रेस हो गया जो दिखाई दे रहा है, तो इसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं उस फैमिली की फैमिली हिस्ट्री में, पेडिग्री एनालिसिस में जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछली पीढ़ियों में ये जो कैरेक्टर बच्चे में शो हो गया रोग के रूप में, ये पिछली पीढ़ियों में रेसेसिव रूप में था, यानी अप्रभावी रूप में मौजूद था। और उसके बाद जब कॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण ट्रांसफर हो रहे होते हैं तो जीन्स का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, एक जगह दूसरी जगह क्रॉस होता है, तो उस क्रॉसिंग में, उस रिकॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया जहां पे 2 रेसेसिव एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। ऐसे में वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग जो है उसका अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण को, यानी एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम जो कैरेक्टर है उसको परिभाषित कीजिए और मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति के द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियों के नाम लिखिए। 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है, 14 में भी और 17 में भी। उत्तर लिखेंगे, प्राणियों में कुछ आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति लिंग गुणसूत्र से संबंधित होती है। इनका संबंध लिंग गुणसूत्रों से होने के कारण इन्हें सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स या लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं, जैसे कि वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये 2 एग्जाम्पल्स आप लिख देंगे। प्रश्न संख्या 9 है, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? उत्तर है, क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने या कट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, जिसके कारण रक्त जो है लगातार बहता रहता है। प्रश्न संख्या 10 है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी के 2 उदाहरण दीजिए और इनके गुणसूत्रों की संख्या एवं अन्य अपसामान्यताएं बताइए। 2009 में पूछा गया था, उसके बाद फिर 16 में भी पूछा गया और चेंज करके दूसरे रूप में यही प्रश्न फिर से पूछा गया 2014 में भी। मानव या गुणसूत्रीय व्यतिक्रम से उत्पन्न होने वाले 2 रोगों के नाम और उनके गुणसूत्र विन्यास लिखिए। उत्तर में क्या लिखेंगे? पहले के बारे में लिखेंगे, 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण
मंगोलियन ईडियासी या मंगोलियन बेवकूफी या मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम विकसित होता है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यानी टोटल में 46 क्रोमोसोम्स की जगह पे 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। और 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड्स सिंड्रोम विकसित होता है और इनमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 47 होती है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या जो है 47 होती है, लेकिन जिस क्रोमोसोम पे असर है उसका पेयर डिफरेंट होता है। यहाँ पे 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड्स सिंड्रोम विकसित होता है। तो इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। किसी भी प्रकार का प्रश्न होने पर आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये प्रश्न देखेंगे बच्चों, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप में अंतर बताइए, प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक में अंतर बताइए। ये दोनों ही 2015 में भी पूछे गए थे, 2017 में भी पूछे गए थे। जीन प्रारूप का मतलब जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप का मतलब फिनोटाइप, प्रभावी कारक का मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर का मतलब अप्रभावी। बच्चों, आज की क्लास में आपने काफी क्वेश्चन आंसर्स किए चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।